फाइनली कई दिनों बाद हम अपने चैनल पे एक लवक्राफ्टियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द विस्परर इन डार्कनेस। ये फिल्म सेम नेम वाले नोवेला पे बेस्ड है। तो आज की वीडियो में हम ना सिर्फ फिल्म की कहानी को जानेंगे बल्कि इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग थियरीज पे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब वर्मोंट में 1927 के दौरान एक फ्लड आया और लोगों का कहना था कि उन्होंने इस फ्लड के दौरान नदी में अजीब चीजें बहते हुए देखा। इन अनजाना आकृतियों को एक पुरानी लोक कथा से जोड़ा गया था जो बहुत सालों से वर्मोंट में प्रचलित थी। इसके बाद हम मूवी के पहले कैरेक्टर प्रोफेसर विलमॉर्थ से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि मिस्काटोनिक यूनिवर्सिटी में इंग्लिश फैकल्टी के तौर पे काम करते थे और उन्हें फोकलोर्स की जड़ तक पहुंचने का या उन्हें स्टडी करने का काफी शौक था। अब जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिस्काटोनिक एचपी लवक्राफ्ट के नॉवेल्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है जो कि बॉस्टन में सिचुएटेड है। हम देखते हैं कि एक डार्क स्टोरेज सेलर में विलमॉर्थ एक बॉक्स को खोलते हैं जिसमें ईडी इंस्क्रिप्टेड था। इसमें उन्हें एक बुक मिलती है जिसे पाकर वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। अगली सीन में हम प्रोफेसर विलमॉर्थ को अपने ऑफिस में देखते हैं जहां उनसे मिलने उनके कलीग नेट आए हैं। इस पॉइंट पर हमें बुक का क्लोजअप दिखाया जाता है एंड इट वाज वर्मोंट टेल्स ऑफ द ओल्ड वंस बाय एली डेवेनपोर्ट। इस बुक को देखकर नेट काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि इस किताब की सारी कॉपीज खो चुकी है। इस पे विलमॉर्थ उन्हें बताते हैं कि ये इस बुक की कॉपी नहीं बल्कि डेवेनपोर्ट की एक्चुअल हैंड रिटन पीस है। जी हाँ, इसमें ना सिर्फ उन्हें वर्मोंट में होने वाले फोकलोर के बारे में डिटेल्स पता चलेगा बल्कि इसमें राइटर के ओरिजिनल नोट्स भी हैं जिसकी जानकारी किसी को नहीं। यहाँ हमें मालूम होता है कि वर्मोंट में अजीबोगरीब चीजें देखने के बाद न्यूज़पेपर और मीडिया इन फोकलोर को बहुत तवज्जो दे रही है। इनफैक्ट सब जगह यही डिस्कशन चल रहा था कि वर्मोंट में आखिर हो क्या रहा है। विलमॉर्थ बताते हैं कि वो आज शाम को एक रेडियो प्रोग्राम पर फेमस राइटर चार्ल्स फोर्ट के साथ डिबेट में हिस्सा लेने वाले हैं और इस डिबेट में टॉपिक वर्मोंट की स्ट्रेंज साइटिंग्स एंड देयर रिलेशन विद द ओल्ड फोकलोर ही है जिसमें उन्हें ये बुक बहुत हेल्प करेगी। इस पे नेट बिल्कुल भी खुश नहीं होता और विलमॉर्थ को सजेस्ट करते हैं कि वो इन सब चीजों से दूर रहें। नेट ये भी बताते हैं कि फोर्ट एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और डिबेटर है जिनसे उलझना विलमॉर्थ के लिए बेवकूफी ही होगा। इस पर विलमॉर्थ कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि वर्मोंट के फोकलोर्स की जानकारी उनसे ज्यादा किसी को नहीं। वो बताते हैं कि इवन इस बुक के अनुसार डेवेनपोर्ट 1000 साल पहले से यही कहानियां सुनते आ रहे थे कि वर्मोंट के ऊंचे पहाड़ों में कोई अजीब रेस ऑफ क्रीचर्स रिसाइड करती है। अब यहाँ पे प्रोफेसर विलमॉर्थ को यह सब सुनी सुनाई अफवाह लग रही थी लेकिन प्रोफेसर नेट काफी सीरियस थे। वो दोनों मिलकर इस बुक को पढ़ने लगते हैं जहां तस्वीरें वगैरह बनी हुई थी टू शो केस कि ये क्रीचर्स कैसे दिखते हैं। बुक के अनुसार कई लोग इन क्रीचर्स के साथ कोलैबोरेट भी करते हैं जिसके बाद वो सब गायब हो गए। इन सारे डिस्कशन के बाद भी नेट विलमॉर्थ को बार बार इस डिबेट से और इस टॉपिक से दूर रहने के लिए कहते हैं पर ऑब्वियसली प्रोफेसर उनकी बात नहीं सुनते बिकॉज उनका मानना था कि ये सब मिथ्स हैं जिनको खत्म करना जरूरी है। अगली सीन में हमें डिबेट दिखाया जाता है और ये डिबेट बेसिकली साइंस वर्सेस मिथ्स के बारे में था जहां ऑफ कोर्स विलमॉर्थ साइंस की तरफ से थे। डिबेट के दौरान फोर्ट अपने एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि पृथ्वी पर हमारे अलावा भी डिफरेंट एलियन क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये क्रीचर्स अक्सर स्टार्स या दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में दाखिल होते हैं। अब इसे विलमॉर्थ का कहना था कि न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स ने लोगों के डर का इस्तेमाल एक पुरानी कहानी को हवा देने के लिए किया है। उनका मानना था कि लोगों ने ब्रोकन ट्री ब्रांचेस और एनिमल कार्कसेस आदि देख के क्रीचर वाली कहानी फैला दी है। नाउ ऑब्वियसली वो जमाना 1920s का था तो लोग फोर्ट की बातों को ज्यादा मानते हैं और विलमॉर्थ इस डिबेट को बुरी तरह हारते हैं। डिबेट के बाद प्रोफेसर विलमॉर्थ से मिलने एक आदमी आता है जो अपना नाम जॉर्ज एक्ले बताता है। जॉर्ज और विलमॉर्थ की बातों से हमें पता चलता है कि जॉर्ज के पिता हेनरी एक्ले प्रोफेसर विलमॉर्थ को वर्मोंट से काफी लेटर्स वगैरह भेजते रहते हैं। इन लेटर्स में वो कुछ स्ट्रेंज फेनोमेनन को एक्सप्लेन करते थे जो कि वर्मोंट के अराउंड होता था। इन लेटर्स में हेनरी का कहना था कि उनके फार्म के अराउंड हिल्स में रहने वाले मिथिकल क्रीचर्स कई बार दिखाई देते हैं और उन्हें यकीन है कि ये वही फोकलोर वाले क्रीचर्स हैं। लेकिन विलमॉर्थ को हेनरी की बातों पर यकीन नहीं था। इसी वजह से आज हेनरी ने अपने बेटे को कुछ तस्वीरें वगैरह लेकर विलमॉर्थ के पास भेजा था ताकि वो अपनी बात प्रूव कर सके और साथ ही विलमॉर्थ को कन्विंस कर सके कि वो वर्मोंट आकर खुद इस बात की तह तक पहुंचे। अब यहाँ विलमॉर्थ बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं थे लेकिन नेट उनकी बातें सुनकर जॉर्ज को ऑफिस में इनवाइट करता है ताकि वो इन तस्वीरों को एनालाइज कर सके। इनके जाने के बाद हम एक स्ट्रेंज आदमी को बुशेस से निकलते हुए देखते हैं जो कि सपोजिटली जॉर्ज और प्रोफेसर पे नजर
नजर रख रहा था। खैर, ऑफिस में जॉर्ज विल्मोथ और नेट के साथ चार्ल्स फोर्ड भी इन तस्वीरों को देखते हैं। इन पिक्चर्स में जॉर्ज ने फार्म के आसपास कई फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड किए थे जो कि किसी क्रैब जैसे जानवर की लग रही थी, लेकिन ये काफी बड़ी थी। विल्मोथ इन्हें डियर फुटप्रिंट्स कह के डिसमिस कर देते हैं, बट जॉर्ज उन्हें एक तस्वीर दिखाता है जिसमें हेनरी ने एक क्रीचर को शूट किया था। अब इस तस्वीर में पहले तो इस क्रीचर की जगह सिर्फ एक धुंध नजर आ रहा था, लेकिन एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी डिवाइस के थ्रू देखने पर हम एक अजीब से क्रीचर को देखते हैं जिसके हाथ पैर किसी बड़े क्रैब जैसे थे और वो काफी भयानक दिख रहा था। इनमें से एक तस्वीर में हम एक सिलेंड्रिकल स्टोन भी देखते हैं जो कि डेवनपोर्ट की किताब में भी ड्रॉ की हुई थी। नाउ लेजेंड्स के अनुसार इन स्टोन का इस्तेमाल ये क्रीचर्स अपने वर्शिपिंग आदि के लिए करते थे। जॉर्ज सेज कि उसके पिता को ये स्टोन हिल के केव्स के पास ही मिली थी और तभी से ये क्रीचर्स फार्म के आसपास आने लगे हैं। जॉर्ज आगे बताता है कि उसने खुद इनकी बातें सुनी हैं जो बज या विस्पर जैसी सुनाई देती है। अब इस सारे डिस्कशन के बाद फोर्ड विल्मोथ को एक बार वर्मोंट जाकर इन्वेस्टिगेट करने की सलाह देते हैं। नाउ सारे लोगों के जाने के बाद जॉर्ज प्रोफेसर विल्मोथ को बताता है कि उसने इन क्रीचर्स की एक फोनोग्राफ भी रिकॉर्ड की है जो वो सिर्फ उन्हें सुनाना चाहता है। जॉर्ज बताता है कि इन रिकॉर्डिंग्स में एक आदमी की आवाज है जो कि इन हिल क्रीचर्स के साथ किसी कल्ट में काम करता है। जॉर्ज के जाने के बाद प्रोफेसर विल्मोथ इन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं जिनमें कुछ स्टैटिक विस्परिंग्स के अलावा एक आदमी की आवाज सुनाई देती है और यह आदमी किसी तरह की चैंटिंग्स रिपीट कर रहा था as if to summon someone। इन समन्स में कॉस्मिक क्रीचर कथूलू को समन किया जाता है जो कि एचपी लवक्राफ्ट के बुक्स में मेंशन्ड एक कॉस्मिक एंटिटी है। रिकॉर्डिंग में सब बार बार लास्ट शुभ निगरथ टर्म दोहरा रहे थे और ये पूरी सिचुएशन किसी कल्ट ऑफरिंग जैसी साउंड कर रही थी। ये रिकॉर्डिंग विल्मोथ को काफी एक्साइट करती है। तो यहाँ से कुछ टाइम बीत जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी अकेले उस तस्वीर वाली सिलेंड्रिकल स्टोन को जॉर्ज के थ्रू प्रोफेसर के पास भिजवाते हैं, बट मिस्टीरियसली जॉर्ज कभी बॉस्टन पहुंचता ही नहीं। इंस्टेड कुछ दिनों बाद विल्मोथ को हेनरी का एक टाइप्ड लेटर आता है इंस्टेड ऑफ हैंडरिटन, जिसमें हेनरी प्रोफेसर को इमीडिएटली वर्मोंट बुलाता है टू डिस्कस अबाउट देयर फाइंडिंग्स। हेनरी का कहना था कि उन्होंने इन क्रीचर्स के काम में दखल देकर सही नहीं किया है और अब वो सारी बातें विल्मोथ को समझाना चाहते हैं। वो ये भी इंसिस्ट करते हैं कि वर्मोंट सारी एविडेंस और रिकॉर्डिंग को लेकर आए ताकि वो दोनों मिलकर इन्हें एनालाइज कर सके। तो हेनरी से ये लेटर मिलने के बाद प्रोफेसर अपनी क्यूरियोसिटी को कंटेन नहीं कर पाते और वो इमीडिएटली वर्मोंट के लिए निकल जाते हैं। वर्मोंट पहुंचकर ब्रैटलबोरो स्टेशन पर प्रोफेसर को रिसीव करने एक आदमी आता है जो अपना नाम पीएफ नोयस बताता है। अब विल्मोथ स्टेशन पर हेनरी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नोयस उन्हें बताता है कि हेनरी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसने नोयस को उन्हें पिक करने भेजा है। खैर, रास्ते में नोयस काफी क्रिप्टिक बातें करता है, लाइक वर्मोंट बीइंग ए स्केरी प्लेस, और कई बार विल्मोथ से ये जानने की भी कोशिश करता है कि उन्हें यहाँ के फोकलोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है। नोयस ऑल्सो सेज कि यहाँ समय बाकी दुनिया से अलग चलता है एंड सून विल्मोथ इसके बारे में जान पाएगा। इसी दौरान विल्मोथ पॉइंट्स आउट कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी रेडियो या डिवाइस पर नोयस की आवाज सुन रखी है, जिस पर नोयस कहता है कि बचपन में उसने ड्रामा वगैरह में काम किया था जिसकी वजह से उसकी आवाज थोड़ी ड्रामेटिक है और काफी सिमिलर सी सुनाई देती है। खैर, रास्ते में काफी बारिश होने लगती है जिसके बाद नोयस एक ब्रिज के पास गाड़ी रोक देता है। यहाँ हमें वही आदमी दिखाई देता है जो कि बॉस्टन में यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोफेसर और जॉर्ज पे नजर रख रहा था। इस आदमी का नाम वॉल्टर था। वॉल्टर नोयस और प्रोफेसर को बताता है कि बारिश की वजह से ब्रिज टूट गई है और आगे का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना होगा। यह सुनकर विल्मोथ वहां से पैदल ही हेनरी के घर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में विल्मोथ किसी विल मास्टरसन के घर पे पहुंचते हैं जो कि उससे आगे का रास्ता बता देता है। अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि विल इस बात पर काफी सरप्राइज था कि हेनरी एक्चुअली ने खुद प्रोफेसर को इनवाइट किया है। आगे जाने से पहले विल प्रोफेसर को घर के अंदर ही रहने की सलाह देता है और यहाँ हम विल की बेटी हैना को भी देखते हैं जो कि अजीब नजरों से प्रोफेसर को ताके जा रही थी। एनीवेज, यहाँ से निकलने के बाद प्रोफेसर हेनरी के घर पहुंचता है और उसे अंदर के कमरे में हेनरी काफी बीमार हालत में कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं। विल्मोथ हेनरी से उसका हालचाल पूछता है जिस पर हेनरी सेज कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे बस आराम की जरूरत है। वो प्रोफेसर से खाना वगैरह खाकर आराम करने को कहते हैं ताकि रात को वो दोनों उन क्रीचर्स के बारे में डिस्कस कर सके। जाने से पहले हेनरी विल्मोथ से जॉर्ज द्वारा भेजी गई पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स वहीं रखवा देता है। अब रात को विल्मोथ हेनरी के पास वापस आता है और यहां हम नोटिस करते हैं कि वॉल्टर अभी भी प्रोफेसर पर नजर रख रहा है। खैर, हेनरी विल्मोथ से कहता है कि उसे कभी भी ये एविडेंस उसके पास नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि उन लोगों को इन क्रीचर से डरने की जरूरत नहीं है। आगे हेनरी कहता है कि उसने इन क्रीचर से बात की है और उनका पर्पस मैनकाइंड के हित में है। यह सुनकर विल्मोथ काफी सरप्राइज्ड हो जाता है और हेनरी उसे कान में विस्पर करते हुए इन क्रीचर्स और उनके प्लान के डिटेल्स देते हैं। अब ये विस्परिंग्स एग्जैक्टली क्या थी ये हमें उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन हेनरी की बात को सुनकर विल्मोथ काफी शॉक नजर आ रहे थे।
इस पूरी बातचीत के दौरान हेनरी की आवाज काफी स्टैटिक और वियर्ड लग रही थी। विल्मोर्थ या हेनरी से उसके बेटे जॉर्ज के बारे में भी पूछता है, जिसपे हेनरी बताता है कि उस रोज जॉर्ज रास्ते में ही उतर गया था और अभी कैलिफोर्निया में है। ही सेज कि वैसे भी वो स्टोन जो जॉर्ज उस तक पहुंचाना चाहता था उसका अब कोई यूज नहीं है। पूरी डिस्कशन के बाद हेनरी विल्मोर्थ को बताता है कि इंसान अपने इंसानी शेप और फॉर्म में टाइम और स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसीलिए इन क्रीचर्स ने अपने नॉलेज और एडवांसमेंट के थ्रू एक सर्जिकल प्रोसेस निकाला है जिसमें आपका शरीर आपके दिमाग से अलग कर दिया जाता है। जी हाँ, इसके बाद आपके दिमाग को एक सिलिंड्रिकल चेंबर में कुछ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि आप किसी भी दुनिया में प्रवेश कर सको। इस दौरान ये क्रीचर्स शरीर को किसी सेफ सेल में प्रिजर्व कर देते हैं और जब चाहे तब इंसान अपना शरीर वापस भी पा सकता है। हेनरी का कहना था कि दिमाग और सेंसरी डिवाइसेस के थ्रू हम इन क्रीचर्स की मदद से भी किसी भी प्लैनेट या दूसरे टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं और तो और सब कुछ फील भी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली विल्मोर्थ को ये बातें बकवास लगती है, लेकिन हेनरी उससे सामने की तरफ एक सेटअप से चादर हटाने को कहता है। जब हेनरी ऐसा करता है तब उसे एक काइंड ऑफ लैब सेटअप दिखता है जहां कुछ शेल्व्स पर सिलिंड्रिकल चैम्बर्स रखे हुए थे जिन पर अलग अलग नाम लिखा था। हेनरी बताता है कि इन चैम्बर्स में 3 ह्यूमंस को रखा गया है और बाकी केव्स के अलग अलग क्रीचर्स हैं। उनमें से एक चेंबर को हेनरी के कहने पर विल्मोर्थ शेल्फ से उतार कर टेबल पर रखे डिवाइस से कनेक्ट कर देता है। इस चेंबर में सचमुच ही एक इंसानी दिमाग कनेक्टेड था और विल्मोर्थ के पावर ऑन करते ही हम एक आदमी के सर को उस सेंसरी अपैरेटस में विजिबल होता देखते हैं। टू हिज अटर सरप्राइज ये आदमी विल्मोर्थ को ग्रीट करता है। जी हाँ दोस्तों, ये आदमी बताता है कि इस सेंसरी अपैरेटस और डिवाइसेस की मदद से वो सब कुछ देख सकता है और फील कर सकता है। वो आगे बताता है कि उसका बाकी का शरीर यहाँ पास ही के एक स्टोरेज फैसिलिटी में सेफली रखा हुआ है। He says कि वो इन क्रीचर्स से हिमालयाज में मिला था और उनकी काफी मदद भी की थी, जिसके बदले में ये क्रीचर्स उससे यूनिवर्स और टाइम के बियॉन्ड कई रहस्य बताते हैं। यहाँ पे विल्मोर्थ को मालूम होता है कि हेनरी इन्हीं के साथ ट्रैवल करने निकलने वाला है और क्रीचर्स चाहते हैं कि विल्मोर्थ भी उनके साथ है। ये सब सुनकर प्रोफेसर पूरी तरह सरप्राइज्ड और अनकंफर्टेबल थे, बट ये आदमी उन्हें इंश्योर करता है कि वो डिसाइड करने के लिए एनफ टाइम ले सकते हैं। इसके बाद विल्मोर्थ डिवाइसेस डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे आदमी गायब हो जाता है। नाउ हेनरी बताते हैं कि उन्होंने भी इन लोगों के साथ ट्रैवल करने का निश्चय कर लिया है और जल्द ही वो इस सर्जिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। एनीवेज, रात को सोते समय विल्मोर्थ को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है जिन्हें चेक करने के लिए वो टॉर्च लेकर निकलता है। बाहर उसे हैना दिखाई देती है जो उसे इशारे करके यहाँ से भाग जाने को कहती है। विल्मोर्थ अपने रूम की खिड़की से बाहर कूद जाता है और विंडो के पास छुपकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है। नाउ लिविंग रूम में हम देखते हैं कि वही एपैरेटस वाला आदमी नोयस, विल और वॉल्टर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन के दौरान नोयस कहता है कि वो इन सब का लीडर है क्योंकि मीगो ने उसे ही पैसेज ओपनिंग का जिम्मा संभालने दिया है। इसे कि अगर विल्मोर्थ उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे खत्म कर देगा। इस बात पे विल और वो एपैरेटस वाला आदमी उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन नोयस गुस्से में उन्हें ऑर्डर देता है कि वो विल्मोर्थ को यहाँ लेकर आए और अगर वो आनाकानी करे तो उसे खत्म कर दे। इसी दौरान रेजिस्ट करने पे नोयस एपैरेटस पे एक बटन को लगातार घुमाकर इस आदमी के ब्रेन को जलाकर खत्म कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। इधर वॉल्टर को विल्मोर्थ कमरे में नहीं मिलता और वो यहाँ के सबको विल्मोर्थ के गायब होने की खबर देता है। हैना विल्मोर्थ को छुपा देती है और इन सब से आकर ये कह देती है कि वो ब्रिज के रास्ते भाग रहा है। अब क्योंकि इनके रिचुअल का समय पास आ रहा था, नोयस विल को विल्मोर्थ को पकड़ कर लाने या मार डालने का हुक्म देता है और खुद केव्स की तरफ निकल जाता है अलॉन्ग विथ वॉल्टर। इस सीन में हमें इन क्रीचर्स की झलक दिखाई देती है जो कि एक अजीब जानवर जैसा था विथ ह्यूज क्लॉज लाइक क्रैब्स। अब इन लोगों के जाने के बाद विल्मोर्थ वापस हेनरी के कमरे में उसे बचाने के लिए जाता है, जहां टू हिज अटर डिसमय हेनरी के जगह पर उसके हाथ, पैर और हेनरी के शक्ल का मास्क गिरा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रोफेसर जिससे अब तक बात कर रहा था वो एक्चुअली में हेनरी था ही नहीं, बल्कि इन्हीं में से कोई क्रीचर था जो कि हेनरी का खाल पहने हुए था। इन लोगों ने पहले ही हेनरी पर सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म कर दिया था। वहीं शेल्फ पर विल्मोर्थ को एक सिलिंड्रिकल चेंबर में हेनरी एक्ले का नाम लिखा दिखाई देता है। विल्मोर्थ जल्दी से सारे डिवाइस कनेक्ट करता है और हम उसी अपैरेटस में एक्चुअल हेनरी को अपीयर होते देखते हैं। हेनरी विल्मोर्थ को बताता है कि उसने प्रोफेसर को यहाँ कभी नहीं आने का लेटर भेजा था। वो बताता है कि ये क्रीचर्स ह्यूमन काइंड को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके सारे वादे झूठे हैं। हेनरी विल्मोर्थ से जॉर्ज के बारे में पूछता है, लेकिन विल्मोर्थ उसे बताता है कि जॉर्ज बॉस्टन कभी आया ही नहीं। इस पर हेनरी बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि जॉर्ज को इन लोगों ने मार दिया होगा और वो विल्मोर्थ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बटन की मदद से उसे खत्म कर दे, लेकिन विल्मोर्थ ऐसा नहीं कर पाता। तब तक विल हैना के साथ यहाँ पहुंच चुका था और वो विल्मोर्थ से कहता है कि उसने आने में बहुत देर
जाहिर कर दी, इन क्रीचर्स ने पैसेज खोलने का इंतजाम कर लिया है। यही नहीं, विल बताता है कि ये पैसेज किसी स्पेस टाइम टनल के लिए नहीं बल्कि उनकी दुनिया से इंसानों की दुनिया को कनेक्ट करने के लिए है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके हम सबको खत्म कर देंगे। यहाँ पर विलमॉर्थ रियलाइजेस कि वो सिलेंड्रिकल स्टोन जिससे डेवनपोर्ट की किताब में ब्लैक स्टोन कहा गया था, उसके थ्रू एक रिंग ऑफ डोर बनाकर ये क्रीचर्स हमारी दुनिया के लिए एक पोर्टल बना रहे हैं। विल बताता है कि ये क्रीचर्स जिन्हें मीगो कहा जाता है वो सब आसानी से स्पेस टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, इसीलिए आज रात वो माउंटेन टॉप पर एक रिचुअल परफॉर्म करने वाले हैं ताकि सारे क्रीचर्स आसानी से यहाँ आ सके। ये सब सुनकर विलमॉर्थ कहता है कि डेवनपोर्ट की बुक के अनुसार अगर स्पिरिट डोर खुल भी गया तो उसके थ्रू किसी हाई प्रीस्टिस या शमन का पार करना जरूरी है, तभी वो डोर काम करेगा, अतः उन्हें अभी वहां जाकर ये सब रोकना होगा। उसकी बात सुनकर विल हंसने लगता है और कहता है कि ये किताब किसी डेवनपोर्ट ने नहीं बल्कि इन्हीं क्रीचर्स ने लिखी है, वो सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहे हैं। उसका कहना था कि दीज मीगो कैन गेट इनटू आवर हेड्स एंड मैनिपुलेटर्स। यहां हम समझ पाते हैं कि विल पूरी तरह से हार मान चुका था। प्रोफेसर ट्राइज टू शो हिम द बुक, लेकिन विल अपने आप को ही गोली मार लेता है। इस हादसे के बाद विलमॉर्थ हेनरी वाला सिलेंडर और हैना को लेकर वहां से निकल जाता है। हैना उन्हें विल के एक बांध में ले जाती है जहां वो बताती है कि मीगो इंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता ने डोर पर हेक्सेस का सिंबल बनाया है जो कि एक तरह की स्पेल होती है टू कीप द क्रीचर्स अवे। बाढ़ में पहुंचने में विलमॉर्थ हैना को अपनी फैमिली के बारे में बताता है जिसमें उसकी बीवी और हैना की उम्र की एक बेटी थी। वो उसे बताता है कि उसने उन्हें वॉर के बाद खो दिया लेकिन वो हैना को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। विलमॉर्थ कहता है कि डेवनपोर्ट के बुक के अनुसार जंगल के बीच जो केव है उसके बीचों बीच एक स्टेयरकेस है जिसके थ्रू माउंटेन के टॉप तक पहुंचा जा सकता है। वो वहीं जाकर किसी तरह से इस रिचुअल को रोकेगा। वो हैना को वहीं इंतजार कहकर चला जाता है। अब किसी तरह जंगल आदि क्रॉस करके प्रोफेसर उन केव्स तक पहुंचता है जहां इस चीज की कई सारी बॉडीज इंक्लूडिंग हेनरी वहां प्रिजर्व करके रखी गई है। आगे बढ़ते हुए विलमॉर्थ स्टेयर्स क्रॉस करके माउंटेन के टॉप के पास पहुंच जाता है जहां नोयस, वॉल्टर और वो क्रीचर्स उन ब्लैक स्टोन्स या स्टैंडिंग स्टोन्स के बीच रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ चैंटिंग्स वगैरह वही थी जो इससे पहले भी विलमॉर्थ उस रिकॉर्डिंग में सुन चुका था। चैंटिंग के बाद उन सब के बीच ग्राउंड में एक पोर्टल खुलता है जिसमें सबसे पहले नोयस को दाखिल होना था, लेकिन दूर से ही विलमॉर्थ हेनरी के ब्रेन वाले सिलेंडर को उसने फेंक देता है जिससे कि पोर्टल बंद हो जाता है और क्रीचर्स गुस्सा होकर नोयस पे ही हमला कर देते हैं। इधर वॉल्टर की नजर प्रोफेसर पे पड़ जाती है लेकिन प्रोफेसर वहां से भागने लगता है। विलमॉर्थ किसी तरह वहां से निकलकर बार्न तक पहुंचते हैं और हैना को बताते हैं कि उन्हें यहां से तुरंत निकलना होगा क्योंकि वो क्रीचर्स उनके पीछे आते होंगे। यहाँ बार्न में विलमॉर्थ और हैना एक एयरप्लेन को स्टार्ट करते हैं जो कि विल की थी। तब तक ये क्रीचर्स बार्न तक पहुंच चुके थे और वो बार बार विलमॉर्थ को उनके साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि मीगो विलमॉर्थ के ब्रेन को मैनिपुलेट कर पाते या फिर वो बार्न की सीलिंग के थ्रू अंदर आ पाते, विलमॉर्थ तो है ना किसी तरह एयरप्लेन स्टार्ट कर लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें आसमान में वही क्रीचर्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं जो इन पर हमला करते हैं। यहाँ विलमॉर्थ है ना इन क्रीचर्स से लड़ने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन इनमें से एक क्रीचर हैना को उठाकर ले जाता है। इस इंसिडेंट से विलमॉर्थ वाज टोटली डिवास्टेटेड और ये क्रीचर्स उसे मॉक करने लगते हैं, सेइंग दैट ही कैन नॉट एस्केप देम। विलमॉर्थ गुस्से में प्लेन को क्रैश करवा देता है, वो भी ठीक वही जगह जहां पे ये लोग रिचुअल कर रहे थे। इसके बाद नाइटर सेज कि दैट्स ऑल आई रिमेंबर बिफोर ब्लैकिंग आउट। नाउ इसके बाद हम विलमॉर्थ की आवाज में कुछ बातें सुनते हैं। वो कहता है कि मैं बेवकूफ था जो इतने अच्छे एक्सपीरियंस को रिफ्यूज कर रहा था और आप सब तो ये जानते ही हैं। तब से लेकर आज तक मैं काफी ट्रैवल कर चुका हूं और सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए रोमांचक रहा है। एंड के सीन में हम उसी सिलेंड्रिकल चेंबर में विलमॉर्थ को कनेक्टेड देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, विलमॉर्थ अपैरेटस के थ्रू अपनी कहानी सुना रहा था। विलमॉर्थ बताता है कि एक्लीज के साथ जो हुआ उसे बुरा लगता है लेकिन इस बड़े प्रपोजल के लिए वो एक छोटी सी कीमत थी। एंड सीन में विलमॉर्थ सेज ला शुभ निगरत एंड दैट मींस ही इज एक्साइटेड टू गो ऑन हिज फर्स्ट जर्नी टू द बियॉन्ड। इधर नेट विलमॉर्थ को ढूंढते हुए उसके घर आता है लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विस्परर इन डार्कनेस फिल्म की कहानी और हम और आप मिलकर फिल्म से जुड़ी कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। इस फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि किसी तरह इन क्रीचर्स ने विलमॉर्थ के दिमाग पे कब्जा कर लिया है और विलमॉर्थ इन्हें और लोगों को अपने कल्ट में शामिल करने के लिए तैयार करेगा। फिल्म में वो पोर्टल खुल तो नहीं पाता बट ऑब्वियसली कुछ क्रीचर्स पहले से यहाँ मौजूद थे जो कि विलमॉर्थ को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इससे पहले इन्होंने हेनरी के साथ भी ऐसा ही किया और इसीलिए हेनरी प्रोफेसर को यहाँ आने से रोकना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही मीगो ने अपने सर्जिकल
बायोलॉजिकल प्रोसीजर वगैरह यूज करके हेनरी को अपने जैसों में शामिल कर लिया और बाद में एक फेक लेटर भिजवा कर उन्होंने विलमॉर्ट को वर्मोंट में बुलाया ताकि इनका राज किसी और तक ना पहुंच सके। इन क्रीचर्स ने हेनरी के एविडेंसेस को भी जला दिया ताकि बाद में कोई और इनके बारे में इंफॉर्मेशन ना निकाल पाए। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में पता चलता है कि जॉर्ज को भी इन लोगों ने ही मारा था ताकि उनका ब्लैक स्टोन गलत हाथों में ना पहुंच सके, बिकॉज ऑब्वियसली पोर्टल खोलने के लिए इन्हें इसकी जरूरत थी। अब जबकि हम फिल्म की कहानी को पूरी तरह समझ लिए हैं, चलिए कुछ जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके दिमाग में जरूर उठ रही होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर ये क्रीचर्स कौन है और इनका मकसद क्या है। वेल, लवक्राफ्ट की बुक में इन क्रीचर्स को मीगो कहा गया है जो कि एक्चुअली में एलियन बीइंग्स हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग ये फंगोइड क्रीचर्स हैं जो कि युगोथ नाम के एक प्लैनेट से आए हैं जो कि लवक्राफ्टियन यूनिवर्स में सोलर सिस्टम के एज पर लोकेटेड है। ये क्रीचर पिंकिस होते हैं, इनका साइज ह्यूमन इतना होता है एंड देन ये विंग्ड क्रैब्स की तरह दिखते हैं और इनकी सर्जिकल और मैकेनिकल स्किल्स काफी एडवांस्ड है जिसका एविडेंस हमने मूवी में भी देख लिया है। आई मीन ये लोग लिटरली इंसान के दिमाग को बॉडी से अलग कर देते थे और दोनों को अलग अलग जिंदा भी रखते थे। मूवी में डायनपोर्ट की बुक बताती है कि ये ब्लैक स्टोन्स जिनका इस्तेमाल डोर खोलने के लिए किया जाता है वो युगोथ से ही आते हैं। अगला रेफरेंस जो कि हम मूवी के चैंटिंग्स में भी सुनते हैं दैट इज अबाउट शुभ-निगोरथ। शुभ-निगोरथ जिन्हें द ब्लैक गॉड ऑफ 1000 यंग भी कहा जाता है, वो लवक्राफ्टियन यूनिवर्स में कथुलू माइथोलॉजी के आउटर गॉड कहलाती है। इस फिल्म में ये क्रीचर्स इन्हीं को वर्शिप करते हैं। अब फिल्म में ये क्लियर तो नहीं किया गया है लेकिन मीगो अपने डीटी शुभ-निगोरथ के रेस को बढ़ाना चाहते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन वर्ल्ड में वर्मोंट के थ्रू एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं। ये क्रीचर्स काफी एडवांस है और इंसानों के दिमाग के अंदर घुसकर उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि इनका कल्ट बढ़ता जाए, जो कि फिल्म के एंड में विलमॉथ के साथ भी हुआ। अब इस फिल्म में लवक्राफ्टियन यूनिवर्स और सिंबलिज्म्स का काफी इस्तेमाल किया गया है जो कि हमें सीन दर सीन दिखाया जाता है, लेकिन वो सारी बातें कवर करते हुए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को खत्म करूंगा। मोreover इन क्रीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके बेटर ओपिनियंस को जरूर डाउनलोड कीजिए और आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा ताकि आपको बोनस 25 रुपीज मिल जाए साइन अप के वक्त। अब चैनल पे नए हैं तो हॉन्टिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।